वर्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर किसी व्यक्ति विशेष के मन में ये बात है कि मेरा जो आने वाला समय है यानी 2024 क्या वो 2023 से बेहतर रहेगा या नहीं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमने एक पिछली सीरीज चलाई, भाग्य बेमिसाल करियर शानदार, जिसमें हमने सभी 12 राशि लगन के बारे में बात की कि गुरु और शनि मिलकर आपको 2024 में क्या देंगे, कब परिवर्तन होगा, कब वक्री, कब मार्गी, किन नक्षत्रों में उनका गोचर कितना शुभ कितना अशुभ है आपके लिए, कब कब वो समय होगा, वो सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में डिटेल में बताया। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने राहु केतु के बारे में भी कुछ शोध, कुछ रिसर्च किए और उसके बाद हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है मायावी राहु मोक्षकारी केतु। कि राहु का संबंध माया से है, राहु का संबंध जीवन में सुख, साधन, वैभव, धन, संपन्नता, झटके से मिलने वाला धन, इन सब से है। तो वहीं धन, धर्म, आध्यात्मिकता, मोक्ष, छुपावट, ये सब कहीं ना कहीं केतु के कारकत्वों में आते हैं। इसीलिए इन दोनों ग्रहों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ कि राहु केतु का संपूर्ण परिचय 2024 के अंदर राहु कहाँ किन राशियों में गोचर करेंगे, किन ग्रहों से उनका प्रभाव रहेगा, किन भावों में वो रहेंगे, किन नक्षत्रों में वो रहेंगे, उसको बहुत डिटेल से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से समझें। अगर आपको राहु या केतु से संबंधित महादशा, अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो भी यह वीडियो आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की जो राहु केतु के गोचर को लेकर है। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक और खास जानकारी मकर राशि या मकर लग्न के जातकों के लिए राहु केतु के संपूर्ण गोचर को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि समय समय पर आपको इसी प्रकार की अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले राहु केतु अक्ष बना कहाँ है। राहु केतु अक्ष मतलब राहु और केतु दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री के अंश पर होते हैं। यहाँ राहु है, भाग्य स्थान के अंदर आपका केतु है, यानी राहु और केतु पूरे 2024 के अंदर रहेंगे तीसरे और 9वें भाव के अंदर। राहु का नियम है, केतु का नियम है, जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं, जिन भावों में बैठते हैं उन भावों को ग्रहण करके फल देते हैं, जिन ग्रहों के साथ होते हैं उनके अनुसार फल देते हैं। क्योंकि राहु और केतु क्या है, स्वतंत्र ग्रह हैं, फ्री है, वो उनकी कोई अपनी राशि नहीं है, वो छाया पिंड है। वो जिसकी राशि में जाएंगे उस भाव के अंदर अपना भी स्वभाव डालने की कोशिश करेंगे। अगर तीसरे घर में राहु है तो तीसरा घर टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा, आपकी अपनी प्रतिभा, आपका अपना शौक, ट्रांसफ़र, छोटी छोटी यात्राएं, आपकी मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी तीसरे घर में आती है। तो नवम भाव के अंदर होता है धर्म। धर्म के कार्य, धार्मिक यात्रा, कार्य क्षेत्र को लेकर फॉरेन ट्रैवलिंग भी नवम भाव से देखी जाती है। नवम भाव से हम एजुकेशन देखते हैं, हायर एजुकेशन देखते हैं, तो पंचम से पंचम होने के कारण नवम भाव से हम संतान भी देखते हैं। यानी अधिकतम जो कार्य होंगे वो तीसरे और 9वें घर से संबंधित होंगे। अब इसको और बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम राहु को समझेंगे कि राहु 3rd हाउस में है। शास्त्र कहता है मेलेफिक्स प्लैनेट इन मेलेफिक्स हाउस, अशुभ ग्रहों का अशुभ भावों में गोचर होना अच्छे फलदायी होता है। तीसरा घर 3, 6, 11 में त्रिषणाय है, तो तीसरा घर 3, 7, 11 में काम त्रिकोण का भी होता है। यानी ऐसा प्लैनेट आपकी इच्छाओं का दमन कर सकता है। ऐसा प्लैनेट आपके जो आप बिना वजह की इच्छा मन में पाले हुए हैं, जो आपको आपके ट्रैक से हटा रही हैं, आपको भ्रमित कर रही हैं, उन पर कंट्रोल करता है राहु। तीसरे घर का राहु है तो निर्भीक होता है, आपको अदम्य साहस देने में ये ग्रह सक्षम है। 3rd हाउस में राहु है, आपको परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। 3rd हाउस में राहु है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वो प्लेनेट कहता है कि खुद अपने आप कुछ रिसर्च, कुछ शोध करो। बहुत सामान्य तौर पर देखा गया कि जिन लोगों की कुंडली के अंदर तीसरे घर में राहु है, ऐसे लोग बहुत सोच विचार कर कदम रखने वाले होते हैं और बहुत बार तो खुद अपने बल पर कुछ बहुत अच्छा शोध करने में वो सक्षम होते हैं। 3rd हाउस में आपके यहाँ राहु है, यानी कल कुल मिला के राहु की स्थिति, क्योंकि तीसरा घर क्या है, प्रतिभा का है, प्रतिभा को बढ़ाने वाला, शौक को उजागर करने वाला। कभी कभी तो अपने शौक को ही आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डाल लिया, ये भी 3rd हाउस के राहु से आता है। ट्रैवलिंग से मिलने वाला लाभ, हिम्मत और साहस से संबंधित आपका कोई भी कार्य है उसके अंदर बढ़ावा देने वाला ग्रह बनेगा राहु।
थर्ड हाउस में राहु जुपिटर की राशि में। अब बृहस्पति 1 मई तक केंद्र में है, 1 मई के बाद त्रिकोण में है, यानी राहु का संबंध आप ये देखिए कि राहु अगर यहां से बैठकर देख रहा है 9वीं दृष्टि से एकादश भाव को, तो गुरु जिसकी वो राशि में है वो भी 1 मई के बाद देखेगा वहां, यानी 1 मई के बाद राहु का ट्रांजिट और अधिक शुभ फलदायी हो जाएगा, क्योंकि वो बृहस्पति की राशि में ट्रांजिट कर रहा है। राहु का संबंध सप्तम भाव से है, तो पद प्राप्ति सामाजिक स्थितियों के लिए ठीक है। नवम भाव पे है तो भाग्य धर्म के लिए ठीक है, और एकादश भाव पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब लाभ के संदर्भ से ठीक है। आप जो मेहनत करेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनली लाभ में बदलेगी, सोर्स ऑफ इनकम में बदलेगी। अब और बारीकी से राहु को देखते हैं, तो राहु इस दौरान रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे 1 जनवरी से 8 जुलाई तक। रेवती नक्षत्र मीन राशि में बनता है, काल पुरुष की अंतिम राशि होती है। नक्षत्रों की संख्या में देखें तो सबसे अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र है, यानी एक पूर्णता का नक्षत्र कहलाता है रेवती नक्षत्र, सफलता का नक्षत्र कहलाता है रेवती नक्षत्र। किसी भी कार्य को पूर्ण करना उस नक्षत्र का स्वभाव है। अब राहु अगर रेवती नक्षत्र में जाता है तो यानी कहीं ना कहीं राहु के द्वारा किए गए एफर्ट्स, आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स, आपने जिस काम में हाथ डाला उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि बुध का नक्षत्र है ये, बुध आपके लिए भाग्येश भी है, राहु का संबंध भी भाग्य स्थान से है, इसलिए ये स्थिति कहीं ना कहीं भाग्यवर्धक है, धर्म कर्म के कार्यों के लिए शुभ दिखाई दी है। अब देखते हैं राहु जाएंगे उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरी भाद्रपद के नक्षत्र के लॉर्ड शनि है। अब शनि क्या करते हैं, शनि का काम है कर्म करने का। राहु शनि के नक्षत्र में जाता है तो शनि कहते हैं कि भाई आप मेरी कक्षा में आए हो, आपका स्वभाव कैसा भी है, लेकिन यहाँ आके तो आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म के प्रति सीरियस होना पड़ेगा। तो ये स्थिति आपके भीतर और ज़्यादा सजगता लेकर आएगी और ज़्यादा सीरियस स्थिति को लेकर आएगी। ये आपके लिए पॉजिटिव है। शनि आपके लिए राशि के मालिक हैं, अपनी मेहनत से मान सम्मान बनाएंगे। दूसरे घर के मालिक हैं, अपनी मेहनत से धन बनाएंगे। अपनी मेहनत का मतलब है थर्ड हाउस है, ये आपका सेल्फ एफर्ट कहलाता है। तो उस हिसाब से देखें तो राहु की भूमिका बैठने के हिसाब से, गोचर के हिसाब से, नक्षत्र गोचर के हिसाब से सभी प्रकार से बेहतर ही दिखाई इस गोचर के हिसाब से मकर राशि के जातकों के लिए दिख रही है। अब केतु को और बारीकी से हम समझते हैं। 9th हाउस में केतु, अब मोक्षकारी आध्यात्मकारी ग्रह ऐसे भाव में बैठ जाए जो उसका पसंदीदा भाव है 9वां घर, तो यानी आने वाले समय में धर्म कर्म के कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, आध्यात्म की तरफ आपका विस्तार होगा, पूजा पाठ की तरफ आप चलेंगे, सनातन धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, कुछ नया पढ़ने कुछ नया सीखने की स्थिति रहेगी। कभी कभी तो ऐसी स्थितियों में लोग बाग योगा, प्राणायाम, आध्यात्म, दान धर्म की संबंधित कोर्स, ज्योतिष, कर्मकांड, शास्त्रार्थ इनको भी सीखते हैं या पढ़ते हैं। 9th हाउस में केतु है तो कहीं ना कहीं 9वां घर भाग्य का है, ये भाग्य के लिए अच्छा है, धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा है। आप किसी भी प्रकार से गलत प्रकार का धन नहीं कमाएंगे, ये भी केतु से यहाँ दिखाई देता है। ये केतु 9th हाउस में है और 9वां घर अगर धर्म का है, भाग्य का है, तो 10वें घर से 12वां होने के कारण ये प्रोफेशनली बाहर की यात्राओं को भी दर्शाता है, यानी यात्राओं से मिलने वाला लाभ भी हमें केतु से ही दिखाई दिया है। अब ये केतु, क्योंकि राहु केतु अक्ष मैंने शुरू में ही आपको बताया, तो 9th हाउस से संबंधित पूर्ण फल यहाँ इसको मिलते दिखाई दे रहे हैं। अब केतु यहाँ से बैठकर आपकी राशि को देखता है, इसका मतलब आध्यात्म में आपको डालता है। ऐसा केतु ईश्वर के प्रति श्रद्धा देता है कि भाई अब आप जो है अपने रोजाना जो काम किया करो, उस काम को करने से पहले पूजा पाठ करो। घर पे भी करते हैं लोग बाग, ऑफिस पे भी करने शुरू कर दिया, यानी उनके जीवन में इस चीज़ को लेकर एक नया परिवर्तन आया, क्योंकि यहाँ से बैठकर ये पंचम भाव को भी देखता है और ये पंचम से पंचम स्वयं नवम भाव है, तो ये एजुकेशन के लिए अच्छा माना गया है, हायर एजुकेशन के लिए शुभ माना गया है। तो वहीं साथ के साथ ये स्थिति जीवन में बताती है कि ये स्थितियाँ संतान से संबंधित स्थितियों के लिए भी शुभ है। कभी कभी संतान का विवाह होना, संतान की प्राप्ति होना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। अब केतु इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, इस बात को आप समझें कि केतु चित्रा, हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, हस्त नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र। अब सूर्य, चंद्र और मंगल ये तीनों ही केतु के मित्र नहीं है, यानी केतु अच्छे भाव में बैठकर ऐसे प्लैनेट्स की कक्षाओं में गोचर कर रहा है
जो उसके लिए मित्र नहीं है। इसलिए आपको अपने केतु को कंट्रोल करना पड़ेगा। केतु को कंट्रोल का मतलब है आपको अपने इमोशंस पर, अपनी एक्टिविटी पर, अपने क्रोध पर, अपने मन पर और अपनी आत्मा पर संयम बनाना पड़ेगा, क्योंकि केतु पहले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल का केतु से मिलन हो तो कहा जाता है कुजवत केतु, ये एग्रेशन को बढ़ाने वाला योग होता है। तो अगर 1 जनवरी से 4 मार्च के बीच केतु मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो क्रोध को बचाएं। पहली बार पेशेंस रख के काम करें, उस दौरान जल्दबाजी से बचें। 4 मार्च से 9 सितंबर के बीच हस्त नक्षत्र, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। अब चंद्रमा क्या है? मन के कारक है। केतु ने हमेशा चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगाया है, इसलिए चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र में इसका जाना आपको मानसिक और आत्मिक रूप से संतुष्टि नहीं लेने देता। इसको कहते हैं संतुष्टि नहीं लेने देना। बाकी सब होता रहेगा, संतुष्टि मन में नहीं आएगी कि और होना चाहिए, कम हो रहा है, इतना नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, या जो मैं कर रहा हूँ मुझे लगता है मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ, इससे ज़्यादा के लिए बना हूँ, कुछ भी ऐसा। तो वो एक स्थितियाँ हमें यहाँ पर दिखाई दी हैं। तो इस बात का भी आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। अब इनको दूसरे तरीके से देखें तो मंगल का नक्षत्र है चित्रा, मंगल चतुर्थेश है, लाभेश है। इसका मतलब मंगल यहाँ भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित सुख देंगे तो लाभ भी देंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में आते हैं तो सप्तमेश है, तो पद प्राप्ति भी देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तनाव भी देते रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में केतु को गोचर तो कन्या राशि में ही करना है, वहाँ उसके 3 नक्षत्र भी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? हम भगवान विष्णु को नमन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहूँगा कि आप रोजाना नारायण कवच विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब ये बड़ा लंबा होता है तो मैं इसमें कहूँगा कि भी आप रोजाना नारायण कवच करो, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करो, और बुधवार के दिन आप सिर्फ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो। ये करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी और वो प्लेनेट आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो पूजा जरूर करनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु केतु का गोचर मोटे तौर पर देखें तो शुभ है, खराब नहीं है, अच्छा दिखाई देता है। राहु बहुत अच्छा दिखाई दिया, केतु उतना अच्छा दिखाई नहीं दिया। तो हम पूजा पाठ कर लेंगे और स्थितियों को और ज़्यादा बेहतर कर लेंगे। तो ये था मायावी राहु मोक्षकारी केतु का मकर राशि मकर लग्न के जातकों का फल। जय श्री राम।